नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक गाइड पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होकर भी करोड़पति कैसे बन जाते हैं, जबकि बड़े बड़े डिग्री वाले लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं? रुकिए, इसका जवाब आपकी आईक्यू, मेहनत या लक में नहीं है। इसका जवाब एक ऐसे साइलेंट रूल में छुपा है जो अमीर लोग जानते हैं पर कभी खुलकर बताते नहीं। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपको स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। इस वीडियो के बीच में हम एक सफाई कर्मचारी की रियल स्टोरी बताएंगे जिसने बड़े बड़े बैंकर्स को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आप अमीर बनना और अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसे फाइनेंस की दुनिया का ग्रंथ माना जाता है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना एक मैथ्स का प्रॉब्लम है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऑथर कहते हैं फाइनेंस एक हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। यानी पैसा कमाना गणित नहीं बल्कि एक कला है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। आज इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के 7 सबसे बड़े लेसन्स को डिटेल में समझेंगे और हर लेसन के साथ एक रियल लाइफ स्टोरी भी सुनेंगे। चैप्टर 1, नो वन इज क्रेजी। सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट, नो वन इज क्रेजी। हम अक्सर दूसरों के फैसलों को देखकर कहते हैं ये कितना पागल है, इसने ये क्या कर दिया। कोई स्टॉक मार्केट में सब कुछ दांव पर लगा देता है तो कोई अपना पैसा गद्दे के नीचे छिपा कर रखता है। ऑथर कहते हैं पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं होता, हर इंसान का एक अलग अनुभव होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका जन्म 1930 में हुआ था। उसने अपनी जवानी में ग्रेट डिप्रेशन देखा है। उसने देखा है कि कैसे एक ही रात में बैंक बंद हो गए और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं बचे। ऐसा इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से हमेशा डरेगा। उसके लिए कैश ही भगवान है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जिसका जन्म 1990 में हुआ। उसने देखा है कि टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी है। उसने देखा है कि स्टॉक्स ने लोगों को करोड़पति बनाया है। उसके लिए रिस्क लेना आम बात है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सीख ये है कि किसी को जज मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेविंग कर रहा है या कोई बहुत रिस्क ले रहा है तो वो पागल नहीं है। वो अपनी हिस्ट्री और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फैसला ले रहा है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो है लक और रिस्क। हम अक्सर सोचते हैं कि जो अमीर है वो अपनी मेहनत से अमीर है और जो गरीब है उसने मेहनत नहीं की। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमारी सफलता में किस्मत का रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। चलिए बिल गेट्स की कहानी देखते हैं। बिल गेट्स बहुत मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आपको पता है 1968 में पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्कूल थे जिनके पास कंप्यूटर था। 1968 में पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्कूल थे जिनके पास कंप्यूटर था और बिल गेट्स उसी एक स्कूल में पढ़ते थे। ये उनका लक था। अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होती ही नहीं। लेकिन उसी स्कूल में बिल गेट्स का एक दोस्त था जिसका नाम था केंट इवेंस। केंट इवेंस बिल गेट्स जितना ही स्मार्ट था। वो दोनों मिलकर ही माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले थे। लेकिन स्कूल खत्म होने से पहले माउंटेनियरिंग करते वक्त एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई।
जहां बिल गेट्स को लाखों में एक लक मिला, वहीं केंट को लाखों में एक रिस्क का सामना करना पड़ा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड मोर ऑन ब्रॉड पैटर्न्स। यानी किसी एक इंसान को आइडल मानकर तौसो मेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सफलता में 90% हाथ उसके लक का हो, जो शायद आपके पास नहीं है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक चैप्टर की, जिसका नाम है नेवर इनफ, यानी पेट कभी नहीं भरता। इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रजत गुप्ता। रजत गुप्ता एक अनाथ बच्चे थे जिन्होंने अपनी मेहनत से मैकेंजी के सीईओ का पद हासिल किया। 2008 में उनके पास $100 मिलियन, करीब 700 से 800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वो जो चाहते हैं वो कर सकते थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि उनकी आने वाली पुश्तें बैठकर खाती। लेकिन रजत गुप्ता को और चाहिए था। वो अरबपतियों के सर्कल में उठते बैठते थे। उन्हें लगा कि उनके पास जो है वो कम है। इस लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करने का फैसला किया, और अंत में क्या हुआ? वो पकड़े गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। सिर्फ थोड़े से और पैसे के लिए उन्होंने अपनी इज्जत, अपना करियर और अपनी आजादी गंवा दी। दोस्तों, इस किताब का ये सबसे पावरफुल लेसन है। देयर इज नो रीजन टू रिस्क वॉट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। अपनी इनफ की लिमिट तय कीजिए, नहीं तो लालच आपको भा जाएगा। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का जादू। चौथा चैप्टर है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $100 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसमें से 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई। अगर वॉरेन बफेट ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया होता और गोल्फ खेलने चले जाते हैं, तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। ऑथर एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आइस एज का। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि धरती पर आइस एज कैसे आया। क्या बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी? नहीं। हुआ ये था कि गर्मियां थोड़ी ठंडी थीं, जिससे सर्दियों की बर्फ पूरी नहीं पिघली। अगली सर्दी में उस पर और बर्फ जम गई, फिर और फिर और। हजारों सालों तक ये छोटी सी परत जमती गई और पूरी धरती बर्फ से ढक गई। लेसन, यही कंपाउंडिंग है। आपको बड़े रिटर्न्स की जरूरत नहीं है, आपको बस लगातार बने रहने की जरूरत है। बड़ा पैसा बड़े रिटर्न से नहीं, बल्कि लंबे समय से बनता है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और बने रहना। यह पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल अलग बात है। अमीर बनने के लिए आपको चाहिए ऑप्टिमिज्म, उम्मीद और रिस्क। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको चाहिए पैरानोया, डर और ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हमने जेसी लिवरमोर की कहानी सुनी, जो एक दिन में $100 मिलियन कमाकर भी कंगाल हो गए थे, क्योंकि उनमें डर नहीं था। ऑथर कहते हैं कि सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर आप बाजार में टिके ही नहीं रहेंगे तो कंपाउंडिंग काम कैसे करेगा? इसलिए हमेशा अपने पास कुछ इमरजेंसी फंड रखें। हमेशा ये मानकर चलें कि कल कुछ भी बुरा हो सकता है। चैप्टर 6, एल्स यू विन। आप बार बार हार सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग सकता है। एल्स यू विन। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल होने के लिए हमें हर बार सही होना पड़ेगा, हर डिसीजन सही होना चाहिए।
लेकिन अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ऐसा नहीं मानते। अमेज़न ने फायर फ़ोन लॉन्च किया था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। अमेज़न के कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, लेकिन फिर अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS और प्राइम जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स इतने सफल हुए कि उन्होंने सारी असफलताओं की भरपाई कर दी। लेसन: शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है। अगर आप 10 कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है 5 डूब जाएं, लेकिन 1 या 2 कंपनियां 100 गुना बढ़ जाएंगी और वो 2 कंपनियां आपको अमीर बना देंगी। इसलिए अगर आप कुछ फैसलों में गलत भी साबित होते हैं तो घबराइए मत। ये खेल का हिस्सा है। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली दौलत क्या है? अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे सुंदर पार्ट पर आते हैं, फ्रीडम। हम इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? बड़ी कार के लिए? बड़े घर के लिए? ऑथर कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास कंट्रोल होता है। आप अपनी नापसंद नौकरी छोड़ सकते हैं। आप अपने बीमार परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं बिना सैलरी कटने की चिंता किए। आप वो काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपका अपने समय पर कोई काबू नहीं है तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस एक हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या सीखा। कोई पागल नहीं है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं। लक और रिस्क: सफलता में किस्मत का हाथ होता है, इसलिए विनम्र रहें। नेवर इनफ: लालच की कोई सीमा नहीं, अपनी इनफ लिमिट तय करें। कंपाउंडिंग: पैसे को समय दें, जादू अपने आप होगा। सर्वाइवल: पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे बचाए रखना। फ्रीडम: पैसे का असली मकसद है अपने समय पर हक पाना। आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे अच्छा लाइन स्टेप से गोस? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की समरी आपके लिए लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और द बुक गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।